हेलो फ्रेंड्स। आर्ट टुडे जो आर्टिकल हम एनालाइज करने वाले हैं वो द हिंदू अगस्त 12 को पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल का टाइटल है इंडियाज पॉपुलेशन डाटा एंड ए टेल ऑफ टू प्रोजेक्शंस। इट इज रिटन बाय सोनाल्डे देसाई। सोनाल्डे देसाई is a professor of sociology at the University of Maryland and professor and center director NCAER नेशनल डेटा इनोवेशन सेंटर। ये आर्टिकल बेसिकली जो इंडिया की पॉपुलेशन है और इंडिया की पॉपुलेशन का जो फोरकास्ट किया गया है कि 2050 और 2100 तक किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होगा उसके बारे में जो प्रोजेक्शंस है उसको एनालाइज करता है। और ये आर्टिकल ये भी बताता है कि किस तरीके से इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसमें किस तरीके से सालों साल डिक्लाइन हो रहा है। और वो जो फर्टिलिटी रेट के पीछे जो डिक्लाइन होने के जो पीछे रीजन है उसको ऑथर ने एनालाइज किया है। तो अगर हम सबसे पहले जो फोरकास्ट किया गया है अगर हम उसे देखें तो हम देखते हैं कि दो फोरकास्ट किए गए हैं। पहला यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है और दूसरा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन IHME के द्वारा। तो जो यूनाइटेड नेशन का जो फोरकास्ट है उसमें ये प्रिडिक्शन किया गया है बेस्ड ऑन देयर सिमुलेशन मॉडलिंग कि बाय 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.64 बिलियन हो जाएगी और 2100 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.45 बिलियन हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि शुरू के 50 साल में इंडिया की पॉपुलेशन विल ग्रो और बाद के जो 50 साल हैं 2100 पहुंचने तक में उसमें पॉपुलेशन में ग्रोथ में डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन यहां पर जो इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन है इसने जो पॉपुलेशन के फिगर जो प्रोजेक्ट किए हैं वो 2048 के लिए 1.61 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन प्रिडिक्ट की गई है, ऐसा प्रोजेक्शन है। लेकिन 2100 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.09 बिलियन प्रोजेक्ट की गई है। तो यहां पर फिगर में हम काफी बड़ा चेंज देखते हैं। जो यूनाइटेड नेशन का जो फिगर कहता है कि 2100 में जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी वो 1.45 होगी, लेकिन IHME का जो प्रिडिक्शन कहता है, जो प्रोजेक्शन है, वो कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.09 होगी 2100 में। तो इतना बड़ा नंबर्स में चेंज क्यों, जबकि 2050 तक कमोबेश दोनों फिगर सेम है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो फिगर दिया गया है वो 1.64 का है और IHME के द्वारा जो फिगर दिया गया है वो 1.61 का है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व अगर हम देखें तो इसमें पॉपुलेशन में ये ग्रोथ हो रही है और ये पीक हो रहा है 2050 के आसपास में और फिर यहां से इसमें डिक्लाइन हो रहा है। तो हमारा पीक पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो डिक्लाइन का जो रेट है, पॉपुलेशन जो डिक्लाइन का जो रेट है, वो जो मॉडलिंग की गई है IHME के द्वारा, उस मॉडलिंग के थ्रू जो पॉपुलेशन 2100 में निकल के आती है वह 1.09 की है और यूनाइटेड नेशन में वही फिगर 1.45 बिलियन का है। तो ये जो रेट ऑफ डिक्लाइनिंग है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये दोनों के प्रोजेक्शन में डिफरेंट है।
तो ऐसा क्यों है? IHME ने क्या अजम्पशन लिया जिसकी वजह से उसने हायर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है, प्रोजेक्शन किया है? तो उसके पीछे के अगर अजम्पशन को हम देखें तो जो अजम्पशन है टोटल फर्टिलिटी रेट का, वो IHME मॉडल में 1.29 का रखा गया है। जबकि अभी जो करंट में जो फर्टिलिटी रेट इंडिया में है वुमेन्स की, वो है 2.2, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा आगे है रिप्लेसमेंट रेट के। जैसे अगर किसी वुमेन के 2 बच्चे होते हैं तो वो बेसिकली अपने और अपने हस्बैंड को रिप्लेस करते हैं वो 2 बच्चे इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये जो 2 का फिगर है वो बेसिकली पॉपुलेशन को स्टेगनेंट रखता है, क्योंकि 2 बच्चे जन्म लेंगे और उनके जो पेरेंट्स है, मदर और फादर, ओवर ए पीरियड उनकी डेथ होगी और यही कमोबेश साइकिल चलते रहेगा। तो एक पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, पॉपुलेशन विल रिमेन सेम। तो स्लाइड ग्रोथ के लिए हमें जो रिप्लेसमेंट रेट है 2 से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, जो कि अभी इंडिया की है करंट जो फर्टिलिटी रेट है 2.2 का है। और ये IHME जो प्रिडिक्ट करता है कि इंडिया में जो वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट है वो और भी कम हो जाएगी, 1.29 के करीब हो जाएगी, जो कि ड्रास्टिक रिडक्शन है फर्टिलिटी रेट में। अगर हम वेस्टर्न कंट्री को भी उसमें उस क्राइटेरिया में लेके आए तो अब USA के लिए प्रिडिक्ट किया गया है 1.53 और फ्रांस के लिए 1.78। तो ये जो अजम्पशन है कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है विल गो डाउन एंड रीच टू द लेवल ऑफ 1.29 इज समथिंग ऑथर इज नॉट एक्सेप्टिंग। और दूसरा जो अजम्पशन यहाँ पर लिया गया है वो लिया गया है डेटा को लेके। जो डेटा अभी जो करंट में जो डेटा अवेलेबल है यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव का, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो डेटा निकल के आता है कि किस तरीके से कंट्रासेप्टिव यूज हो रहे हैं और फ्यूचर में किस तरीके से वो पोटेंशियली यूज होंगे, तो वो डेटा को भी लेके डाउट किया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फिगर निकल के आया है IHME के प्रिडिक्शन में, प्रोजेक्शन में, कि बाई 2100 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.09 होगी, वो बेस्ड था इन 2 अजम्पशन में कि इंडिया की प्रेडिक्टेड फर्टिलिटी रेट विल बी 1.29 और इंडिया में कंट्रासेप्टिव का यूज आगे तेजी से बढ़ेगा। तो इन दोनों अजम्पशन को ऑथर चैलेंज करता है, क्योंकि 1.29 का फर्टिलिटी रेट इतना ड्रास्टिक चेंज इंडिया में नहीं होने की संभावना है और जिस डेटा के ऊपर में ये अजम्पशन किया जा रहा है वो डेटा फ्लॉड है, वो पुअरली एस्टिमेटेड डेटा है। और ये सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कोविड-19 में की वजह से USA में जो डेथ होगी उसका भी एक इन्होंने फोरकास्टिंग किया था, जो कि गलत सिद्ध हुआ। तो यहां पर ऑथर के द्वारा जो IHME ने जो मॉडल यूज किया है इंडिया की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का को लेके, उसको अजम्पशन को ऑथर क्वेश्चन कर रहा है। नाउ विल गो टू द फर्टिलिटी और किस तरीके से फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है। अब अगर 1950 के समय को देखें तो हर वुमेन
कि एक फर्टिलिटी रेट 6 काउंट की गई थी, मतलब हर महिला के 6 बच्चे हुआ करते थे, जो कि अब अभी पहुंचने पर 2020 पर घट के 2.2 हो गया। तो हम देखते हैं कि 6 से 2.2 जो फर्टिलिटी रेट कम हुआ, ये कई स्टेजेस में हुआ। अगर पहले के समय में हम देखें, जब 60s 70s और 80s के समय पे हम देखें, तो डिक्लाइन का जो रेट हुआ 1960 से 1980 के बीच में, वो 70% के रेट से डिक्लाइन हुआ, ये 2 डिकेड में। 17% decline in TFR from 5.9 in 1960 to 4.9 in 1980। लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी रेट में जो डिक्लाइन है वो 30% हुआ इन बिटवीन 1992 और 2015 के में। तो 90s के बाद में जो फर्टिलिटी रेट है उसमें से तेजी से गिरावट हमने देखी, जो कि 3.4 से घट के 2.2 में आ गई। तो उसको, ये जो ओवरऑल हम जो ट्रेंड देख रहे हैं फर्टिलिटी रेट में कम होने का, उसके लिए ऑथर ने क्रेडिट दिया है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फैमिली प्लानिंग और कई सारे जो अवेयरनेस को लेके कदम उठाए हैं, वो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए उसमें दोनों तरीके के गवर्नमेंट ने मेथड्स अप्लाई किए, कोर्सन के लिए, कोर्सन के थ्रू और थ्रू लोगों को बेनिफिट देके। कोर्सन मतलब जैसे हम देखते हैं कि इमरजेंसी के समय फोर्स स्टरलाइजेशन भी किया गया, या फिर इस तरीके के से भी बात की गई कि अगर किसी के ज़्यादा बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, या और भी जो गवर्नमेंटल बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से लोगों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर एक पनिशमेंट दिया गया, उनको बेनिफिट से महरूम किया गया। और उसी तरीके से कुछ बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट ने दिए, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट। अगर आपके बच्चे 2 हैं तो ये दोनों चीजें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अप्लाई किया और इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हुआ। अब इनकी इफेक्टिवनेस को लेके क्वेश्चन किया जा सकता है, बट ओवरऑल दे हेल्प्ड इन सेटिंग द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। लेकिन इसके अलावा भी एक और फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए, और वो है एस्पिरेशनल, जिसकी महत्व हम 90s के बाद देखते हैं। और उसी पीरियड में हम देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट काफी तेजी से डिक्रीज हुई। तो ऐसा 90s में क्या हुआ जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमने फर्टिलिटी में देखा? तो हम सबको मालूम है कि 1990s के बाद से भारत में इकोनॉमिक सुधार हुआ, और ये लास्ट डिकेड्स में उस इकोनॉमिक ओपनिंग की वजह से, ग्लोबलाइजेशन से, लिबरलाइजेशन से, और भी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सारी चीज़ों को आने की वजह से एक काफ़ी ट्रेमेंडस सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का हुआ। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का जो हुआ 1990s के बाद से, उसकी वजह से हम देखते हैं कि कई फैमिली एज ए यूनिट, उनकी प्रायोरिटी, उनके ऑक्यूपेशन, उनके एस्पिरेशन में काफ़ी चेंजेस आया। और इसका एक कारण ये भी था कि धीरे धीरे जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो रोल था वो कम होते गया। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और ट्रेड, इन सारे सेक्टर्स का ग्रोथ हुआ। तो जो लिबरलाइजेशन के बाद से जो दूसरे सेक्टर इकोनॉमी में उभर के आए, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन पर्टिकुलरली, ये सारी चीज़ों का स्प्रेड हुआ, तो फैमिली एज ए यूनिट की प्रायोरिटी के एस्पिरेशन
चेंज हो गए, और साथ में मार्केट में जॉब को लेके, एजुकेशन को लेके कंपटीशन काफी तेजी से बढ़ा। तो हम देखते हैं कि डिक्लाइनिंग रोल ऑफ एग्रीकल्चर, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, competitive job market and education, एंड कॉस्टली जो लिविंग कॉस्ट है वो भी काफी तेजी से बढ़ गई, अर्बनाइजेशन हुआ। तो उसकी वजह से पहले के समय में जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी में अ, लोगों का ये दृष्टिकोण रहता था कि जितने लोग घर में ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा उनको फ्री लेबर उनके पास में रहेगा। लेकिन ये अप्लीकेबल था जब आपका एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क है। लेकिन अगर आप ऐसे सेक्टर में हो जहां पर आपको स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, वहां पर आपको आपके अपने बच्चों को उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेन करना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेगी जो कि कॉस्टली हैं। तो वो आप बहुत सारे बच्चों के साथ में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इस वजह से फैमिली की टेंडेंसी कम बच्चों की रखने की हुई, जिसे वो प्रॉपर तरीके से इस इन्वेस्ट कर सकें, ट्रेन उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो ये एक रुझान हम देखते हैं जो कि एस्पिरेशनल रिवॉल्यूशन की वजह से था। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि फर्टिलिटी रेट में इतना ड्रास्टिक चेंज आया। ये यहां पर हम ने इस आर्टिकल को एनालाइज किया और इसमें से कुछ चीजें निकल के क्लियरली आती हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अप टू 2050 तक ग्रो करेंगी और उसके बाद उसमें डिक्लाइन आना चालू होगा। और डिक्लाइन आने के पीछे जो, हालांकि जो गवर्नमेंट का पहले जो एफर्ट था फैमिली प्लानिंग और एक अवेयरनेस लाने का, लोगों को एजुकेट करने का, वो फाउंडेशन तो गवर्नमेंट ने दिया ही है। लेकिन इसके बाद में जो मेजर जो डिक्लाइनिंग हम देख रहे हैं उसके पीछे लोगों का एस्पिरेशनल होना भी एक उसकी वजह से फैक्टर है। सो दिस कंक्लूड द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। The second article which I am analyzing is published again on Hindu, August 12th. Our title of the article is With Our View of the World. It is written by Krishnan Srinivasan. He is a former foreign secretary. तो इस आर्टिकल में बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशन जो IR है वो कैसे एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व हुई, इसके बारे में ऑथर लिख रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR, जो कि यूपीएससी में भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये एक रिसेंटली इवॉल्व डिसिप्लिन है। इसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड है, और ये यूके में स्टार्ट हुआ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि एक मेथोडिकल वे से, एक साइंटिफिक वे से, एक प्रॉपर स्टडी के थ्रू किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व किया जाए, उसको लेके यूनिवर्सिटीज में चेयर स्टेब्लिश की गई। और ये आइडिया यूके से यूएसए में गया, जिसको यूएसए ने काफी अलैक्रिटी के साथ में एक्सेप्ट किया, क्योंकि यूएसए के लिए, चूंकि एज ए सुपर पावर यूएसए, अगर हम हिस्टोरिकली देखें पिछली शताब्दी को, तो यूएसए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था कि वो किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप को वो डील करता है, मैनेज करता है, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको एक डिसिप्लिन का फॉर्म दिया जाए, क्योंकि बीइंग ए ग्लोबल सुपर पावर यूएसए के लिए एक मस्ट रिक्वायरमेंट था। तो यहां से जो इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि यूएसए को प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए थी। वहां के पॉलिसी मेकर्स को जो इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल रिलेशन को कंडक्ट कराने के लिए, प्रोफेशनली कंडक्ट कराने के लिए,
उनको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत थी, और ये एडवाइस तभी मिल सकती थी जब ये इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी में स्टेब्लिश किया जाए, जिससे उससे उस डिसिप्लिन के ट्रेंड लोग पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस देने के लिए अवेलेबल हो। और ये चीजें पहले से चली आ रही हैं। ये बेसिकली एक ये स्टेट क्राफ्ट का एक हिस्सा है, जिसको मैकियावेलियन अप्रोच भी कहते हैं, कि किस तरीके से एक स्टेट को अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए, राजनीति जिसे कहते हैं। यहां पर लेकिन यूएसए का अप्रोच डिफरेंट था, क्योंकि यूएसए जो अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम इथोस देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आइडियलिस्टिक रहती हैं, जो स्टेट ओवर ए पीरियड उस चीज को अचीव करने का प्रयास करता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है वो बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी होता है, वो रियलिज्म, वो जो फैक्ट ग्राउंड में है उसके आधार पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि किसी भी कंट्री अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट को, अपने जो उसका इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करती है, और ये ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड रिलेशनशिप होती है। तो यहां पर अगर हम देखें कि यूएसए ने जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज ए डिसिप्लिन एक्सेप्ट किया, तो उसके पीछे रीजन ये था कि उनको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए थी। बीइंग ए सुपर पावर, उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप थे और उनमें उनको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए थी। और यहाँ पर जो यूएसए का अप्रोच था वो आइडियलिस्टिक ना होके बेस्ड ऑन रियलिज्म पे था, ग्राउंड रियलिटी बेस्ड उनके रिलेशनशिप थे। तो जब ये डिसिप्लिन एज ए डिसिप्लिन इसको एस्टेब्लिश किया गया, तो उनका जो फोकस था वो सारी चीजों को एक कैटेगरी में नहीं रखते थे, वो पूरे वर्ल्ड को रीजन स्पेसिफिक किया बेस्ड ऑन इथनिसिटी, उनका पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई किया गया। तो फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन और इथनिसिटी, क्योंकि जो उससे क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण है या वहाँ की जो कॉमनैलिटी है या प्रॉब्लम है या इश्यूज हैं, उसको समझने और उसको हैंडल करने में आसानी रहती है। और ये डिसिप्लिन के इवोल्यूशन में ह्यूमैनिटीज के दूसरे कई सेक्टर्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, दूसरे कई डिसिप्लिन जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इथनोलॉजी, जियोग्राफी, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज ए डिसिप्लिन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और वो एक कॉमन रूल नहीं रहता है, बल्कि वो स्पेसिफिक होता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रीजन, जियोग्राफिकल रीजन या इथनिसिटी को लेके। और इससे जो इसके जो आउटकम होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स के लिए, यूएसए पॉलिसी मेकर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको लेके कई सारे कॉन्सेप्ट उभर के आए कि जिनका कि कई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, गेम थ्योरी, एरिया स्टडी। ये they are the offshoots or they are the outcome of scientific study of international relationship as a discipline. अब we'll come to the next topic कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें दो सब्जेक्ट, जब इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन के तौर पे उसका जो एवोल्यूशन हुआ, उसमें दो तरीके का अप्रोच हम देखते हैं। एक पहला अप्रोच यूएसए का है और दूसरा एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है।
तो जो यूएसए का अप्रोच था, उन्होंने बेसिकली उनका नेचुरल साइंस जो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसमें जिस तरीके से एक प्रिडिक्शन के ऊपर चीजें थ्योरी बनाई जाती हैं, उसी आधार पे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज ए सोशल स्टडी, एज ए प्रिडिक्टिव सोशल साइंस के तौर पे उन्होंने उसको लाने का प्रयास किया। तो प्रिडिक्टिव सोशल साइंस इन द मॉडल ऑफ नेचुरल साइंस, जिस तरीके से नेचुरल साइंस में एक प्रिडिक्शन होता है, जैसे सपोज आप कोई हाइपोथेसिस देते हो नेचुरल साइंस में, वो हाइपोथेसिस आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप उसको प्रूव करते हो, और अगर आपके एक्सपेरिमेंट उस चीज को जो आपने हाइपोथेसिस दिया है उसके एग्री करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है या रिजेक्ट की जाती है। तो यहां पर यूएसए का अप्रोच था कि जिस तरीके से नेचुरल साइंस में उनकी लीड है, उसी मॉडल पे सोशल साइंस को भी प्रेडिक्टिव बनाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनकी पॉलिसी हो, जिस वो पॉलिसी मेकिंग हो, वो साइंटिफिक हो, उसके पीछे प्रॉपर प्रेडिक्शन हो, और जिस तरीके से नेचुरल साइंस एक एग्जैक्ट साइंस है और प्रेडिक्शन करता है, उसी तरीके से सोशल साइंस और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी उसी मॉडल में कन्वर्ट किया जाए और उस बेसिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी ली जाए। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो अप्रोच था इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेके, उनका अप्रोच ये ऐसे सब्जेक्ट ऐसे इनपुट हो पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो ना हो के उनका ये था कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है पॉलिटिक्स में, उसको कैसे समझ पाए। दूसरी जो कंट्रियां थी अदर देन यूएसए, उनका अप्रोच इस लाइन में था, लेकिन यूएसए का अप्रोच ये था कि वो इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन को यूज करना चाहते थे एज ए इनपुट फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज। तो यहां पर हम एक सटल डिफरेंस देखते हैं। फाइनली ये सारी चीजें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का गोल क्या था, ये सारी चीजें का आउटकम क्या था। तो आउटकम अगर हम देखें कि इन सारी चीजों के पीछे कंट्रीज का पर्पज क्या था, तो पर्पज, मल्टीपल पर्पज थे, लेकिन एक चीज निकल के सामने आती है कि एक जो वर्ल्ड कम्युनिटी बनाने की बात है, वो चीजें की एक डिजायर सभी में है, और उसको लेके ये था कि एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी है, वो इज इट पॉसिबल और इट इज जस्ट ए इल्यूजन। ये क्वेश्चन सभी कंट्रियां फेस करती थी, और एक उसी कम्युनिटी जो बिल्डअपशिप है, उसके लिए जो इंटर रिलेशनशिप है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसको एक डिसिप्लिन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एक रिक्वायरमेंट। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप शुड बी द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, द लिमिट्स ऑफ एक्शन, of ways in which states try to manage but never succeed in eliminating their insecurity। तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस का जो जिस डोमेन में जो वो ऑपरेट करता है, वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट रहता है, और वहां पर एक स्टेट की लिमिट होती है कि वो कितना कर सकता है, और उन सारे जो कांस्टेंट के बीच में वो स्टेट ट्राई करता है अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने का और इनसिक्योरिटी को खत्म करने का, और ये एक नेवर एंडिंग एफर्ट रहता है, क्योंकि दे कैन नेवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग देयर इनसिक्योरिटी।
तो इसको एज ए डिसिप्लिन, इंटरनेशनल रिलेशन को एज ए डिसिप्लिन इस्टेब्लिश होने में ज़्यादा समय नहीं, मतलब ज़्यादा पुराना डिसिप्लिन ये नहीं है। और ये बेसिकली इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि इंटरनेशनल एक कम्युनिटी बने, वर्ल्ड कम्युनिटी बने, और इंडिविजुअल स्टेट अपनी इनसिक्योरिटी को एलिमिनेट कर पाएँ, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा पाएँ। और इन सब चीज़ों पे जो इनके निटी-गिटी हैं, इनके जो डिटेल्स हैं, इनको डिस्कस करने के लिए इस पे आगे वर्क करने के लिए हर कंट्री ने अपने अपने थिंक टैंक बनाए हुए हैं। जैसे कि यूएसए में करीब 1871 थिंक टैंक है, भारत में 509 थिंक टैंक है, चाइना में 507 के करीब थिंक टैंक है, जो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके जो डिफरेंट आयाम हैं, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक, ये कई सारी जो उसके आयाम हैं उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ओवर ए पीरियड ऐड हो रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट, रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इन्वायरमेंट, ये सारे, तो ये नए नए सेक्टर के ऐड होने से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड हो गया है। और इसकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हर कंट्री ने अपने अपने थिंक टैंक बनाए हैं, और भारत में भी काफ़ी बड़ी संख्या में थिंक टैंक है। अब इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके अपने इश्यूज हैं, लेकिन ये फिर भी इम्पोर्टेंट हैं भारत के लिए। अब यहाँ ऑथर क्वेश्चन करता है कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है इन थिंक टैंक का पॉलिसी फ्रेमिंग में। तो उसके लिए ऑथर का जो का कहना है कि जो यूएस में जो मॉडल है कि किस तरीके से वहाँ पर यूनिवर्सिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में लोग स्विच ओवर करते रहते हैं, वो मॉडल बड़ा यूनिक मॉडल है, और वो मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। और वो मॉडल दूसरी कंट्रियों को में ऐसा मॉडल नहीं है कि आप इमीडिएटली यूनिवर्सिटी रिसर्च को छोड़ के आप एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर लें, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे दोनों तरीके का वर्ल्ड व्यू मिलता है। और जो करंट में इंडिया की सिचुएशन है, जहां पर कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रिलेशन को के एक्सपर्ट मीडिया में ना इंटरेक्ट करके ऐसे लोग आते हैं जो हाफ बेक्ड थ्योरी बताते हैं, उनके लिए ऑथर का कहना है कि थिंक टैंक के जो लर्नेड लोग हैं, जो जिन्हें इस टॉपिक, जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से मालूम है, दे शुड इंटरेक्ट विथ मीडिया एंड ब्रिंग आउट द रियल फैक्ट टू द wider audience. So this concludes the analysis of second article, and I hope this analysis will prove helpful to you to improve your understanding. Thank you.